आज जो हम लोग देखेंगे वो है रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। आइए अब हम ये देखते हैं कि धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है, किस प्रकार अभिक्रिया करता है। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल जो होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। इट रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत ही तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और इस रिएक्शन में बहुत अधिक हीट उष्मा निकलती है। इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन किरोसिन। यही वजह है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कि किरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब देखिए एक्टिविटी 4.5। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये जो प्रदर्शन जो करना है वो टीचर के द्वारा कक्षा में की जानी चाहिए। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ ए वाटर व्हीट ग्रेन। इट शुड बी हेल्ड विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। देखिए ये जो प्रदर्शन करते समय सावधानी रखी जाए कि सोडियम के धातु का टुकड़ा लगभग गेहूं का व्हीट ग्रेन गेहूं के दाने के आकार की होनी चाहिए, और जिनको चिमटी से अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सोडियम के धातु पर हो रहा है, सोडियम के मेटल पर हो रहा है। तो टीचर इस डेमोन्स्ट्रेशन को बच्चों को दिखाएं, क्लास में दिखाएं, मगर इसमें क्या होगा कि सोडियम की जो मेटल जो लेना है वो गेहूं के आकार के दाने के बराबर लेना है, और जिसे आसानी से चिमटी से पकड़ी जानी चाहिए। अब देखिए टेक ए 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर। एक 250 ml का बीकर या कांच का ग्लास लीजिए। फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और इसे आधा जल से भर दीजिए। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सा सोडियम का धातु काटिए। ड्राई इट यूजुअली फिल्टर पेपर एंड wrap इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। फिल्टर पत्र का उपयोग करके इसे सुखा लेनी चाहिए, और फिर इसे रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। पुट द सोडियम पीस wrapped इन कॉटन इनटू द बीकर। उसके बाद क्या करना है, सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। रुई में लिपटी भी है, रुई में लिपटी हुई जो सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, और उसे सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। परीक्षण करते समय बीकर से दूर रहें। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर। उसके बाद जब अभिक्रिया बंद हो जाती है, रिएक्शन बंद हो जाती है, तो बीकर को छूइए। व्हाट डू यू फील। आप क्या अनुभव करते हैं। हैज द बीकर बिकम्स हॉट। क्या बीकर गर्म हो जाता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद सॉल्यूशन को लाल और नीले लिटमस पेपर से चेक करना है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। और फिर आपको यह देखना है कि क्या वो विलयन, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। आपने देखा कि सोडियम जो है जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो।
कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करता। सोडियम तो करा, किंतु दूसरी धातु ऐसे भी हैं जो इस प्रकार तेजी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। उदाहरण के तौर पर आयरन को लीजिए। आयरन जो है वो धीरे धीरे पानी के साथ रिएक्शन करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सामान्यतः अधातु जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, वो जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु से बहुत अधिक अभिक्रिया करते हैं, रिएक्टिव होते हैं वायु के साथ, एयर के साथ। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो ऐसे नॉन मेटल को पानी में रखा जाता है, पानी में भर के रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस जो होता है बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। इसको एयर में खुला रखेंगे तो आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। देखिए फास्फोरस ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में न आए, इसलिए इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। अब देखेंगे रिएक्शंस विथ एसिड्स। अम्लों के साथ अभिक्रिया, एसिड के साथ अभिक्रिया। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। आइए देखते हैं कि धातु और अधातु एसिड्स के साथ, यानी कि मेटल और नॉन मेटल एसिड्स के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो देखिए पहले एक्टिविटी पर गौर करते हैं। तो एक्टिविटी 4.6, इसमें देखिए वार्निंग, चेतावनी दी गई है। कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। जब आप एक्टिविटी कीजिएगा तो उसमें जो टेस्ट ट्यूब की जो मुंह होगी, आप अपना चेहरा टेस्ट ट्यूब के मुंह से दूर रखेंगे। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को यूज करते समय आप टेस्ट ट्यूब होल्डर का प्रयोग करेंगे, ये सावधानी है। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5। देखिए यहां पर 4.5 में कुछ मेटल और नॉन मेटल की जो लिस्ट की हुई है, इन्हें आपको लेना है, ठीक है। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, और उसके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है इन सभी के नमूने को। एंड लेबल देम, और उस पर लेबल करना है, निशान लगाना है, चिन्हित करना है, A, B, C, D, E and F with the help of dropper। अब ड्रॉपर की सहायता से add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one। एक एक टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिलाना है ड्रॉपर की सहायता से। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। उसके बाद वहां पर जो अभिक्रिया होगी उसको सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है, देखना है। इफ नो रिएक्शन ऑकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, अगर मान लेते हैं कि कोल्ड सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब को गर्म कीजिए। ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। उसके बाद प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास जलती हुई तिल्ली लाना है, जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फिर से इसी एक्टिविटी को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्थान पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने परीक्षण को टेबल 4.5 में यहां पर भरिए। जैसे सबसे पहले मान के आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का रिबन, तो उसको देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। क्या ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन किया या उसको गर्म करना पड़ा, देखिए। फिर वही चीज मैग्नीशियम को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कीजिए,
क्या वो रूम टेम्परेचर पर होता है? तो देखिए रिएक्शन हुआ। अगर वार में हुआ तो वार में लिखिए। इसी प्रकार आप एल्युमिनियम के फॉयल को चेक कीजिए, आयरन फीलिंग्स को देखिए, कॉपर जो पिल फ्लेक्सिबल वायर, चारकोल, सल्फर, इन सब चीज़ों को एक एक करके चेक कीजिए। इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स? क्या एसिड्स के साथ रिएक्शन करने में मेटल और नॉन मेटल में भिन्नता नजर आती है, डिफरेंस नजर आता है? मेरा कहने का मतलब है कि क्या मेटल और नॉन मेटल एसिड से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, भिन्न प्रकार से रिएक्शन करते हैं? व्हाट could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of test tube? देखिए, परख नली के मुंह के पास जब जलती हुई माचिस की तीली लाने पर हमें पॉप आवाज उत्पन्न हुई थी। क्या पॉप आवाज उत्पन्न हुई थी? यह प्रश्न आ रहा है। देखिए, जब जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हमने परख नली के मुंह पर लाए थे तो क्या आपको पॉप जैसी आवाज क्यों सुनाई पड़ी थी? देखिए, पॉप जैसी आवाज से सुनाई पड़ा था, ठीक है, पर बात उठता है कि क्यों सुनाई पड़ा था। तो देखिए इसका जवाब आता है, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। मगर उससे पहले यह देख लीजिए कि नॉन मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। देखिए यहां पर जो ने 4.5 जो लिए थे, उसे बहुत सारे नमूने लिए थे, उसमें नॉन मेटल भी है। तो बता देना चाहूंगा कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब यहां सबसे नोट करने वाली बात यह है कि मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। और वही हाइड्रोजन गैस जब माचिस की तिल्ली जब वहां लाए थे तो वो जला था, बर्न, और उसके साथ पॉप आवाज उत्पन्न किया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि पॉप आवाज क्यों उत्पन्न हुआ था। एक्चुअली पॉप आवाज हाइड्रोजन गैस के जलने के कारण उत्पन्न हुआ था। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए आपको बताना चाहूंगा, कॉपर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, यहां तक कि गर्म कर देने पर भी नहीं करता है, मगर कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जो समझेंगे वो है रिएक्शंस विथ बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन, अगर हिंदी में कहें तो क्षारों के साथ अभिक्रियाएं। तो देखिए हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार मेटल और नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो वो एक्टिविटी की सहायता से समझेंगे, तो वो एक्टिविटी है 4.7। तो देखिए, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये जो एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित की जानी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन केयर शुड बी टेकन दैट pellet of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकिया को प्लास्टिक स्पेचुला से पकड़े। चलिए अब आते हैं एक्टिविटी को करने में। प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। देखिए एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा सॉल्यूशन तैयार करना है। बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water। देखिए इसमें क्या करना है, 3 से 4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है कि नहीं। तो क्या करना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकिया को 3 से 4 पैलेट 5 ml वाटर में घोलना है। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इनटू इट। और उसके बाद उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालेंगे उसमें। ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद एक जलती हुई माचिस की तिल्ली परख नली के मुंह के निकट लाएंगे।
उसके बाद ऑब्जर्व केयरफुल, और सावधानी से इसका प्रेक्षण करेंगे, ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है। What does the pop sound indicate? देखिए वहां पर पॉप आवाज आती है, तो पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है, पॉप का साउंड क्या दर्शाती है? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. जैसा कि पहले ही हम जान चुके थे कि पॉप आवाज जो होती है इस बात से पता चलता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। मतलब पहले की तरह पॉप ध्वनि, पॉप आवाज हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल्स जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, मगर जो नॉन मेटल जो होता है वो बेस से अभिक्रिया जो करता है वो जटिल है।